लेकिन अभी कहीं ना कहीं इंडिया अलायंस के सामने एनडीए जो है वो भारी पड़ रहा है। अभी सभाएं करनी चाहिए थी। राहुल गांधी नदारद पाए जा रहे हैं यहाँ पर, जुमला लग रहा है। तेजस्वी यादव को चाहिए कि भाई आप पिछले बार की तरह सर पर गमछा बांधिए और हेलीकॉप्टर का इंतजार मत कीजिए, सीधा रोड पे। चुनावी माहौल में आज मेरे साथ खास बातचीत करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं फखरे आलम फारूकी साहब, जो अपने पहचान के मोहताज नहीं है। आप सबसे पहले फखरे आलम फारूकी साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे इंडिया टाइमलाइन के स्टूडियो पर। बहुत बहुत स्वागत आपका भी। और दूसरी बात की जितने भी लोग देख रहे हैं हम लोगों को, तमाम लोगों का बहुत बहुत जो है शुक्रगुजार हूँ कि आप लोग टाइम निकाल करके हम लोगों को देखने की कोशिश कर रहे हैं। और आपको भी बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने वक्त दिया। कैसे हैं फखरे साहब आप? जी मैं ठीक हूँ। ठीक है। हाँ बढ़िया। बिहार विधानसभा चुनाव में क्या लग रहा है, एनडीए गठबंधन और महागठबंधन दोनों का किस तरह अभी गेम चल रहा है? फिलहाल तो एक दो दिन पहले तक लग रहा था कि महागठबंधन और एनडीए अलायंस के बीच जो है टक्कर होगा, मुकाबला होगा। लेकिन अभी जो भी चीजें देखने को मिल रहा है, अब बताइए, तेजस्वी यादव को मैं एक संदेश देना चाहता हूँ कि आपको समझना चाहिए कि एक 70 साल का बुजुर्ग आदमी, बिहार का सीएम नीतीश कुमार, वो बारिश नहीं देख रहा है, तूफान नहीं देख रहा है, कुछ नहीं देख रहा है, पैदल दौड़ रहा है, बिना हेलीकॉप्टर के आ रहा है। और नौजवान तेजस्वी यादव जी लगातार वीडियो बनाकर लोगों को कह रहे हैं कि मैं तेजस्वी यादव बोल रहा हूँ, बारिश के कारण मैं नहीं आ पाया। भाई ये क्या है? कल सबसे ज्यादा मौसम खराब था, लेकिन उसके बावजूद बिहार के सीएम नीतीश कुमार बेनीपुर आए, सभा किए और यहाँ से गए। लेकिन आज कल से मौसम अच्छा है, तेजस्वी यादव जी हेलीकॉप्टर का इंतजार करके आना जाना नहीं कर रहे, वो फोन पर जो है माइक पर बोल रहे हैं कि मैं नहीं आ पाऊंगा। कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव को इस बात को समझना चाहिए कि भाई आप नौजवान है, खुद को युवा युवा बोलते हैं, आपको तो बैठना ही नहीं चाहिए। क्या हेलीकॉप्टर, क्या रोड, आपको सीधा निकलना चाहिए। बारिश हो कि तूफान हो, आपको सीधा धरातल पर उतरना चाहिए। आपको किसी के इंतजार की जरूरत नहीं थी। लेकिन अफसोस की बात है कि हम आज जब भी फेसबुक खोल रहे हैं तो तेजस्वी यादव का वीडियो सामने आ रहा है कि मैं नहीं आ पाया, मूसलाधार बारिश हो रही है, मौसम खराब है। भाई आप निकलिए, आप हेलीकॉप्टर के इंतजार में मत रहिए। नीतीश कुमार बूढ़े होकर के वो दौड़ भाग कर रहे हैं बिना बारिश बिना बरसात देखे, और आप देख रहे हैं बारिश को। ऐसे काम नहीं चलेगा। इसलिए मैं कह रहा हूँ अभी से पहले जो मौसम ठीक था, लेकिन अभी कहीं ना कहीं इंडिया अलायंस के सामने एनडीए जो है वो भारी पड़ रहा है, और इसको लेकर तेजस्वी यादव को और चौकन्ना होने की जरूरत है। दूसरी बात, राहुल गांधी जिस तरह से बिहार वोटर अधिकार यात्रा निकाले या बहुत सारी यात्रा निकाले, उस हिसाब से राहुल गांधी को बिहार में अभी सभाएं करनी चाहिए थी। राहुल गांधी नदारद पाए जा रहे हैं, यहाँ पर नजर नहीं आ रहे बिहार में कहीं। अभी एक कोई प्रोग्राम परसों किए दरभंगा में, उसके बाद कहीं नजर नहीं आ रहे। तो राहुल गांधी को जिस तरह से बिहार में दौरा करना चाहिए था, सभा करना चाहिए था, टाइम देना चाहिए था, राहुल गांधी वहां भी फेल नजर आ रहे हैं। जिस तरह तेजस्वी यादव को सभाएं करनी चाहिए थी, दौड़ते रहना चाहिए था, तेजस्वी यादव की भी बैटरी जो है वो लो दिख रही है। तो इस हिसाब से कहीं ना कहीं इंडिया अलायंस से ज्यादा मजबूत एनडीए अलायंस दिखाई दे रहा है। मतलब इस बार एनडीए गठबंधन अभी तक मजबूत है? एनडीए बिल्कुल मजबूत है। आपको मैं बता दूं कि इंडिया अलायंस के पास क्या चेहरा है, तेजस्वी यादव, राहुल गांधी, मुकेश सहनी है, तो उनका क्या जनाधार आप जानते ही हैं। जब दो ही चेहरा आपके पास है तो दोनों चेहरे को चाहिए था कि आप दिन रात लगे रहते। एनडीए के पास क्या है, बहुत सारा चेहरा। आप नित्यानंद राय से ले लीजिए, गिरिराज सिंह को ले लीजिए, योगी जी को ले लीजिए, अमित शाह को ले लीजिए, मोदी को ले लीजिए, सम्राट चौधरी को ले लीजिए। इस तरह के बहुत सारे चेहरे उनके पास है जो दिन रात फील्ड में लगे हुए हैं। आप भी देख रहे हैं, मैं भी देख रहा हूँ। बीजेपी के उत्तर प्रदेश के विधायक, मंत्री, सांसद बिहार में कैंप किए हुए एक विधानसभा में। अब बताइए आरजेडी की तरफ से कौन है बड़ा चेहरा जो कहीं कैंप किया हो? बताइए आरजेडी का चेहरा कौन है? फातमी साहब है। फातमी साहब का पैगाम क्या जा रहा है? वो जाले में मशहूर है, उस्मानी को कह रहे हैं कि बाबू तुम अभी भी बैठ जाओ, वरना लोग ये समझेंगे कि तुम बीजेपी को सपोर्ट कर रहे हो। भाई आप विधानसभा क्षेत्रों में जाइए ना, भाई इलाकों में जाइए ना, कैंप कीजिए ना, लोगों को समझाइए, मनाइए ना, वोट मांगिए ना। आप तो आप लगे हुए आरोप प्रत्यारोप में। बताइए फातमी साहब को क्या जरूरत थी अभी मशहूर है उस्मानी को ये बोलने की कि आप बैठ जाओ? नहीं तो आप जो है आप साफ मालूम पड़ रहा है कि आप बीजेपी को मदद कर रहे हैं। आप किसी विधानसभा में नजर नहीं आ रहे हैं, आपका बेटा कमजोर पड़ा हुआ है, लेकिन आप दूसरे को जो मशवरा दे रहे हैं, राय दे रहे हैं। साफ बात है कि इस वक्त जो है चुनावी माहौल में इंडिया अलायंस जो है, जिसे हम लोग महागठबंधन भी बोलते हैं तेजस्वी यादव राहुल गांधी का, वो इंडिया अलायंस इस चुनाव में एकदम ढीला पड़ा हुआ है। और एनडीए अलायंस जो बीजेपी की अलायंस है वो एकदम मजबूत है। हर विधानसभा इलाके में, हर विधानसभा सीट पर बीजेपी के विधायक
पूर्व विधायक, वर्तमान सांसद, पूर्व सांसद तमाम लोग कैंप कर रहे हैं, चाहे वो यूपी, हरियाणा, पंजाब, महाराष्ट्र, तमाम जगहों से उन लोगों ने जो है विधायक और सांसद को बुलाया हुआ है। आप समझिए कि आप लोगों के बीच जो रहेगा लोग उसी को ना वोट करेंगे। तेजस्वी यादव के पास अभी जो है मौसम ठीक नहीं है उनके लिए, बीजेपी वाले यहाँ बिना मौसम के पड़े हुए हैं, तो किसको फायदा होगा? आप समझ सकते हैं क्या कुछ हो रहा है बिहार में। तेजस्वी यादव को चाहिए कि भाई आप पिछले बार की तरह सर पर गमछा बांधिए और हेलीकॉप्टर का इंतजार मत कीजिए, सीधा रोड पे उतरिए, दौड़ते रहिए, वक्त कम है और आपके पास सीट बहुत ज्यादा है, इलाका बहुत ज्यादा है, तो इसलिए अगर आप इंतजार कीजिएगा हेलीकॉप्टर का तो भाई आपको लगता है कि फिर चुनाव के बाद जो 14 नवंबर को परिणाम आएगा तो उस पर फिर आपको भूलना पड़ेगा सब कुछ जो अभी माहौल दिख रहा है मुझे। तो मतलब उनका जो अभी टारगेट है वो बोल दिए हैं कि नौकरी देंगे, कहीं ऐसा तो नहीं कि वो नौकरी के लालच दे के बैठे हुए हैं? वो नौकरी देंगे तो भाई लोग जाके समझाइएगा ना भाई कि आप नौकरी दीजिएगा, रोजगार दीजिएगा, पेंशन बढ़ाइएगा, उसके बाद जो है आप जो है वृद्धा पेंशन में जो बढ़ोतरी करेंगे, आप गैस सिलेंडर सस्ता करेंगे, तो आप अपने पैगाम को पहुंचाइए तो सर। बताइए मेरा विधानसभा क्षेत्र जो है अलीनगर, अलीनगर में भी एक भी सभा नहीं हुआ है तेजस्वी यादव का, और चुनाव में कितना दिन बचा है? 3 दिन 4 दिन। तो आपकी जो है मैनिफेस्टो है आपका, वो लोगों तक पहुंचाइए आप, वो आप कर नहीं रहे हैं। आप नौकरी देने की बात कर रहे हैं, मैं बिल्कुल इसका समर्थक हूं, समर्थन करता हूं मैं इस चीज का कि कम से कम तेजस्वी यादव जी बोल तो रहे हैं, या दूसरे वाले तो हिंदू मुसलमान के नाम पर लड़ा रहे हैं, हालांकि उन्होंने भी अभी वादा किया है कि 1 करोड़ रोजगार देंगे या फिर ऐसा वैसा। पहली बात तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था जब प्रधानमंत्री का चुनाव हो रहा था देश में, उस वक्त उन्होंने कहा था कि हर साल में 2 करोड़ नौजवानों को नौकरी दूंगा। 2 करोड़ तो छोड़िए, 1 करोड़ को नहीं मिला, तो खैर तो चुनावी जुमला होता है सब चीज। लेकिन तेजस्वी यादव को चाहिए कि उनका जो भी मैनिफेस्टो है वो अपनी जुबान से लोगों के बीच जा जा करके, लोगों के समक्ष जा जाके बतावे, और इस बताने में तेजस्वी यादव पूरी तरह से फेल साबित हो रहा है, पूरी तरह से फेल साबित हो रहा है। जुमला लग रहा है? नहीं, जुमला कहीं से भी नहीं है। अच्छा, ये अच्छी बात है कि आप बोल रहे हैं, अगर ये जुमला है तो मोदी जी ने कहा था 2 करोड़ वाला मामला, 2 करोड़ रोजगार देंगे हर साल, तो वो भी जुमला ही था। फिर कहा कि 15 लाख हर किसी के खाते में आ जाएगा, वो भी जुमला था। काला धन निकालेंगे, वो भी जुमला था। तो खैर चुनाव में जुमलेबाजी तो होती रहती है हर तरफ से, लेकिन आप अपने जुमले को कितना अच्छा पेश कर रहे हैं ये मायने रखता है। तो मोदी जी अपने जुमले को पेश भरपूर कर देते हैं, लेकिन तेजस्वी यादव जी पेश नहीं कर पा रहे, वो लोगों को बता नहीं पा रहा है, तो कहीं ना कहीं कमी है। तेजस्वी यादव को हेलीकॉप्टर के इंतजार में नहीं रहना चाहिए, मौसम खराबी है, आप लोगों के बीच आई है तो मौसम खराबी रहने वाला है। खैर मतलब अब कैसा लग रहा है बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में जो है इलेक्शन जो हो रहा है, किस मुद्दे पे जनता वोट करेगी, क्या लग रहा है आपको? भाई मैं तो बार बार कहता हूं कि बिहार देश का सबसे पिछड़ा राज्य है, गरीब राज्य है। हालांकि यहाँ से सबसे ज्यादा आईएएस आईपीएस पूरे देश में जाते हैं, लेकिन उसके बावजूद यहाँ अनपढ़ राज्य भी हमारा बिहार कहलाता है। लेकिन अभी हमें जरूरत है पलायन रोक लगाने की, हमें जरूरत है रोजगार की, हमें जरूरत है कि बिहार का जीडीपी कैसे बेहतर हो, हमें जरूरत है कि हमारे बिहार का गांव कैसे सुरक्षित बने, अच्छा से डेवलप हो, क्योंकि आप जानते हैं हम और आप तमाम लोग फील्ड पर जा रहे हैं। अभी तक बिहार के बहुत सारे ऐसे गांव हैं, कस्बे हैं जहां चलने को रास्ता नहीं है। मैंने कभी खुद कई जगहों से रिपोर्ट किया है, मैं खुद जो है पैंट को ऊपर कर करके कीचड़ में घुस के रिपोर्टिंग किया हूँ, पानी में घुस के रिपोर्टिंग किया हूँ। तो जरूरत है इन तमाम चीजों, इन तमाम मुद्दों पर चुनाव लड़ने की। लेकिन अभी भाजपा का जो मुद्दा है आप जानते हैं, हिंदू मुसलमान, भारत पाकिस्तान, मंदिर मस्जिद, तो कहीं ना कहीं लोग इस मुद्दे पर जो है फंसे रह जाते हैं और हमारा बिहार वही का वही रह जाता है। तो हम तो यही कहना चाहेंगे कि भाई आप बिहार वासी, चाहे वो हिंदू है कि मुसलमान, सिख है, ईसाई, आप अपने बिहार के विकास पर वोट कीजिए, बिहार कैसे आगे बढ़े उस पर वोट कीजिए, और जो वादा कर रहा है कि नौकरी देंगे, बिहार को सुरक्षित बनाएंगे, महंगाई कम करेंगे, महिलाओं को सम्मान देंगे, आप इन मुद्दों पर वोट कीजिए, ना कि हिंदू मुसलमान भारत पाकिस्तान में वोट कीजिए। इन तमाम चीजों पर वोट करने से कोई फायदा नहीं है, बर्बादी के सिवा कुछ नहीं हाथ लगने वाला है। मतलब आप ग्राउंड पे जाके देखे हैं, क्या जनता का क्या रुझान है, क्या बदलाव चाह रही है जनता? साफ साफ जनता बदलाव चाह रही है। 20 साल की सरकार ने बिहार को ठगा है, बिहार को बर्बाद किया है, जंगल राज बन गया है। जंगल राज में इसलिए कह रहा हूं, हम लोग कहेंगे भाई जंगल राज तो लालू जी वाला राज था। अगर जंगल राज लालू जी वाला राज था तो आज कौन सा मंगल राज चल रहा है भाई? चुनाव का समय है, आचार संहिता लगा हुआ है, और दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है भारत, और इस भारत में सबसे बड़ा पर्व है चुनाव।
इस चुनाव के मौसम में आचार संहिता लगा हुआ है और इस आचार संहिता के दौरान एक समर्थक जो कि चुनाव प्रचार करने के लिए रास्ते में निकला रहता है, उसके समर्थक को, यानी एक उम्मीदवार के समर्थक को दिन दहाड़े मार दिया जाता है। मैं आपको मोकामा की बात कर रहा हूं, उस उम्मीदवार का नाम मैं भूल रहा हूं, जरा आप याद दिला दीजिए कौन यादव है। देखिए जरा उसका नाम, वो वाला कोई बात नहीं, चालू रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, वो एडिट हो जाएगा। क्या तो नाम है, प्रेमचंद या ऐसा कुछ है? नहीं नहीं नहीं, भोलाचंद, दुलारचंद। दुलारचंद। अभी देखिए जंगल राज का विधवा विलाप करने वाले लोग जो है, लालू जी के राज को जंगल राज बोलने वालों को मैं कहना चाहता हूं, अभी मोकामा में जो हुआ वो कौन सा राज है? मोकामा में दुलारचंद यादव जो कि एक प्रत्याशी के समर्थक थे, उनके लिए वोट मांग रहे थे और दुलारचंद यादव को दिन दहाड़े मार दिया गया। और नाम किस पर जानते हैं, कौन आरोपी है? आनंद सिंह। आनंद सिंह एनडीए के उम्मीदवार है, बाहुबली है, उनके ऊपर कई हत्या के मुकदमे दर्ज है। हत्या समझ रहे, किसी की जान ले लेना, मुकदमे दर्ज है। अटेम्प्ट टू मर्डर का मुकदमा उनके ऊपर, यानी जान लेने की कोशिश उन्होंने की। तो इस तरह के कई मुकदमे उनके ऊपर जो है दर्ज है और उनको ये भी आरोप लगा है कि इनके, ये दुलारचंद यादव की हत्या में भी उन्हीं का हाथ है। तो भाई अगर वो मंगल राज था, जंगल राज था, तो ये मंगल राज तो नहीं है, ये उससे बड़ा जंगल राज है कि आचार संहिता लगा हुआ है। पूरे बिहार में देश भर के फोर्स को उतार दिया गया है, हर जगह पेट्रोलिंग की जा रही है पुलिस वालों के द्वारा, प्रशासन चौकन्ना है, उसके बावजूद इस भीड़ में दुलारचंद यादव को मार दिया गया। तो सबसे बड़ा जंगल राज इस वक्त चल रहा है। नहीं, अब जंगल राज की बात कर रहे हैं तो अमित शाह पिछले दिनों अलीनगर में आए हुए थे, बोल रहे थे कि इस बार लालू यादव ने शहाबुद्दीन साहब के बेटे उसामा साहब को टिकट देके मैदान में उतारे हैं, फिर से जंगल राज लाना चाह रहे हैं। अमित शाह देश के गृह मंत्री हैं, बहुत बड़े ओहदे पर बैठे हुए हैं, हालांकि उनके पीछे भी बहुत सारे, उनके ऊपर भी बहुत सारे मुकदमे हैं। वो जो यहाँ तक आए कोई शरीफ नहीं है, कोई साधु नहीं है, उनके ऊपर भी 72 को मुकदमा है। अब उसका उनका इतिहास पलट के देख लीजिएगा, वो तो इतने बड़े हैं कि उनके लिए जितना कहा जाए कम है। लेकिन शहाबुद्दीन साहब के बेटे को बाहुबली का बेटा बोलने वाला अमित शाह, ये बात सुन लीजिए कि आपका राज जो है ना, एनडीए का राज, ये उससे ज्यादा खराब राज है। आप देखिए किस तरह से वो कह रहे हैं कि शहाबुद्दीन का बेटा जीत जाएगा तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। इससे बुरा क्या होगा कि दिन दिहाड़े एक उम्मीदवार के समर्थक को मार दिया गया, दिन दिहाड़े, दिन की रोशनी में। इससे बुरा क्या हो सकता है बिहार के लिए भाई? दुलारचंद यादव को मार दिया गया, इनके उम्मीदवार पर आरोप है, अमित शाह के उम्मीदवार पर आरोप है कि उसने मारा है, मुकदमा दर्ज हो गया है। तो अमित शाह तो आप बता दे कि बाहुबली कौन है बिहार में, शहाबुद्दीन साहब थे या उनका बेटा है या फिर इनके उम्मीदवार है? मोकामा में दुलारचंद यादव की जो हत्या हुई है, हत्या के आरोप में आनंद सिंह पर जो है केस किया गया और आनंद सिंह इनके उम्मीदवार है अमित शाह के। तो अमित शाह तो आप पहले बता दे कि जंगल राज तब था कि मंगल राज अब है। सबसे बड़ा जंगल राज तो इस वक्त में चल रहा है कि आचार संहिता लगा हुआ है, देश की तमाम जो है पुलिस फोर्स बिहार में मौजूद है और उस दौरान जो है एक उम्मीदवार के समर्थक की जान ले ली जाती है। इससे बड़ा और क्या बात कहा जा सकता है? और दूसरी बात कि जिस शहाबुद्दीन साहब के बेटे को ये बता रहा है कि वो बाहुबली माफिया होगा, वो शहाबुद्दीन साहब का बेटा इतना शरीफ है, इतना शरीफ है कि आज तक उसके ऊपर कोई मुकदमा जो है इस तरह का आपराधिक मुकदमा नहीं हुआ, आज तक नहीं हुआ। लेकिन अमित शाह के ऊपर खुद 72 को मुकदमा है और इनके जो उम्मीदवार आनंद सिंह, उसके ऊपर केस है, हत्या का केस है, किसी को जान से मार देने का केस है, अटेम्प्ट टू मर्डर, जानलेवा हमला करने का केस है। लेकिन जिनके लिए बोल रहे हैं उसके ऊपर आज तक कोई आपराधिक मुकदमा नहीं हुआ। तो समझने वाली बात है कि ये लोग शहाबुद्दीन साहब का नाम लेकर के लोगों को गुमराह कर रहे हैं, जबकि वो शहाबुद्दीन, मैं एक मुसलमान हूं तो इसलिए नहीं, आप सिवान जब जाइएगा तो वहां का मुसलमान क्या, नॉन मुसलमान जो कि हिंदू है, हिंदू लोग ज्यादा बताएंगे कि शहाबुद्दीन कोई माफिया नहीं, कोई बाहुबली नहीं, गरीबों का मसीहा था और बेजुबान का सहारा था, बेबस का सहारा था। वो उन लोगों के साथ खड़ा था जिन लोगों के साथ पूरा समाज नहीं था, जिनको लोग परेशान करते थे, शहाबुद्दीन साहब उनके साथ खड़े रहते थे। तो वो गरीबों की मसीहा थे, ना कि कोई बाहुबली थे। अच्छा, तो ये बात मान रहे हैं कि देश के गृह मंत्री ये बात बोले हैं, कहीं ना कहीं गलत बोले हैं बिहार के लिए? अरे देश के गृह मंत्री खुद गलत है भाई, मैं तो कह रहा हूँ वो खुद गलत है। उनके पीछे जो उनका, उनके लिए लोग कहते हैं कि वो तरीपार है, लोग तो ये बात कहते हैं कि अमित शाह तरीपार है, हालांकि मैं ये बात नहीं कह रहा हूँ, लोग कहते हैं कि अमित शाह तरीपार है। अब वो दूसरे के ऊपर उंगली उठा रहे हैं तो उनको शर्म आनी चाहिए। एनडीए से उम्मीदवार बना दिया आनंद सिंह को, आनंद सिंह के ऊपर तो 72 को मुकदमा है, हत्या करने का, हत्या करने की कोशिश करने का, चोरी चकारी करने का, अपहरण करने का। और अभी देखिए कल का मामला, एक और हत्या का आरोप उन पर लग गया, केस दर्ज हो गया। तो अमित शाह क्या बोलेंगे किसी और के लिए? वो तो अपने गिरबान में झांके ना पहले। और किसको उम्मीदवार बनाए? आनंद सिंह को, जो कि हत्यारा है। अब वो दूसरे पर उंगली उठा रहे हैं। तो खैर ये चुनावी मौसम है
और चुनावी मौसम में सबसे ज्यादा जुमला अगर कोई देने वाला है तो अमित शाह ही है। आप पिछला रिकॉर्ड उठा के देख लीजिए, जब 15 लाख का वादा हुआ था कि मोदी जी घर घर 15 लाख रुपया दे देंगे काला धन निकाल करके, तो ऐसा हुआ नहीं। तो मीडिया के लोगों ने सवाल किया था कि आपके प्रधानमंत्री ने कहा कि 15 लाख लोगों के खाते में जाएगा, तो उन्होंने सबसे पहले कहा था, वो जुमला था, चुनावी जुमला। तो उनके जुमले पर ध्यान मत दीजिए। सबसे बड़े आपराधिक मुकदमे वाले लोग अगर कहीं है तो वो भाजपा में है, और भाजपा के लोग संरक्षण देते हैं गुंडों को। अब बताइए, जिस शहाबुद्दीन साहब के बेटे को ये कह रहे हैं ऊट पटांग, आज अगर ओसामा साहब आरजेडी छोड़कर भाजपा ज्वाइन कर ले तो यही लोग उनका पूजा करेंगे, वो हो जाएंगे साफ सुथरे। हालांकि आप आज तक वो साफ सुथरे ही है, मैंने पहले भी कहा फिर कह रहा हूं, ओसामा साहब पर आज तक कोई आपराधिक मुकदमा नहीं हुआ है। इनकी द्वारा कोई फर्जी मुकदमा किया गया होगा, लेकिन आज तक फर्जी उनके ऊपर आपराधिक मुकदमा नहीं है। तो अमित शाह झूठ बोल रहे हैं, वो कोई बाहुबली का बेटा या कोई बाहुबली नहीं है, वो शरीफ लड़का है, और शरीफ लड़का उसको जीतना भी चाहिए। सिवान में उसका जनाधार है, क्या हिंदू क्या मुसलमान क्या सिख क्या ईसाई, शहाबुद्दीन साहब सबके दिलों पर राज करते थे, और उनका बेटा भी उन्हीं के रास्ते पे चल रहा है। और सिवान को सिवान बनाने में शहाबुद्दीन साहब का हाथ है, और कहीं ना कहीं इस बार शहाबुद्दीन साहब का बेटा ओसामा जीत करके सिवान में और चार चांद लगाने का काम करेगा। वहाँ के रघुनाथपुर के जनता से आपने कई आपने गए भी हैं वहाँ शायद, और देखे भी होंगे वीडियो के, क्या माहौल लग रहा है वहाँ के? अरे भाई, मैं लोकसभा चुनाव में जो गया था, मैं इस चुनाव में भी जाने वाला हूँ कल परसों में। अच्छा। लोकसभा चुनाव में जब हम गए थे वहां ग्राउंड रिपोर्टिंग के लिए, भाई साहब मेरी रिपोर्टिंग आज भी है, मैंने किसी भी मुसलमान से बात नहीं किया था कि लोग कहेंगे मुसलमान तो शहाबुद्दीन के नाम पर दे गए वोट। भाई मैंने नॉन मुस्लिम से बात किया था, ब्राह्मण राजपूत भूमियार यादव, जो ये कह लें कि बहुजन समाज से मैंने बात किया। तमाम लोग कह रहे थे कि भाई हम हिना साहब के साथ हैं, क्योंकि शहाबुद्दीन ने जो कुछ किया सिवान के लिए, हम लोग उस कर्ज को हिना साहब को जिताकर अदा करना चाहते हैं। लेकिन हिना साहब हार गई, आरजेडी की मेहरबानी रही। आरजेडी ने अपने सिंबल से अवध बिहारी चौधरी को उम्मीदवार बना दिया था, और आरजेडी की मेहरबानी रही कि हिना साहब कुछ वोटरों से कुछ अंतराल से हार गई थी। हालांकि सिवान के लोगों ने हिना साहब को अपना सांसद बनाया था। अच्छा, अब हम बात करते हैं कि तेजस्वी जी कहते हैं कि मोदी जी को फैक्ट्री लगाते हैं गुजरात में, अब फैक्ट्री चाहिए बिहार में। अब मोदी जी से ये सवाल कीजिएगा, और मैं तो करबे करता हूं कि मोदी जी बिहार आते हैं तो क्या बात करते हैं। अमित शाह भी परसों आए तो क्या बात की है कि भाई हम लोगों ने आतंकवादी को खत्म कर दिया, पीएफआई को जेल में डाल दिया, हम अयोध्या में मंदिर बना दिए, और गुजरात जाके क्या बात करते हैं कि हमने यहाँ फैक्ट्री बनाया वहां फैक्ट्री बनाया, गुजरात में जो है इतना विकास कर दिए। गुजरात अभी भारत का सबसे ज्यादा पैसा देने वाला जो स्टेट है, सबसे ज्यादा मालदार स्टेट जो वो गुजरात बना पड़ा है, क्योंकि दोनों गुजराती हैं। हम लोगों को जुमला देते हैं, विकास करते हैं गुजरात का, तो ये बात हकीकत है। ये दोनों मिलकर के बिहार को लूटेंगे और जाके गुजरात को मजबूत बनाएंगे। मैं कह रहा हूं कि फैक्ट्रियां गुजरात में लग रही है, बिहार में क्यों नहीं। और लगाने का छोड़िए महाराज, 20 सालों से इनकी सरकार चल रही है, हमारे दरभंगे में जो है कितना फैक्ट्रियां बंद पड़ा हुआ है कई सालों से। भाई खोल दीजिए, 20 साल से आपकी सरकार, एनडीए की सरकार है बिहार में, क्यों नहीं चालू कर देते हैं भाई, क्यों नहीं चालू कर। वो तो आप करेंगे नहीं, लेकिन नई नई फैक्ट्रियां गुजरात में लगाएंगे, वोट के नाम पर आप बेवकूफ बिहारियों को बनाएंगे। तो ये बात सही है कि इस बार बिहार पर कोई बिहारी ही राज करेगा, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो। बाहरियों को राज करने का कोई अधिकार नहीं है। बाहरी बिहार को लूट रहे हैं, खसोट रहे हैं, बिहार को बर्बाद कर रहे हैं। और हम लोग ऐसे बिहारी इस बार बिहारी को सत्ता में बैठाएंगे, ताकि वो अगर एक इतना सा काम करेगा तो बिहार के लिए करेगा, एक ईंटा लगाएगा तो बिहार में लगाएगा, गुजरात में जाकर नहीं लगाएगा। तो कहीं ना कहीं इस मुद्दे पर हर बिहारी को एक साथ आकर के उस लोगों को वोट करना चाहिए जो बिहार का भला चाहते हैं, उन लोगों को नहीं कि जो इस स्टेट को लूट कर दूसरे स्टेट को बनाना चाहते हैं। महागठबंधन ने मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री का ऐलान किया। 2% वाले मल्लाह जी को, मुकेश सहनी जी को उप मुख्यमंत्री बनाने की बात की है, और तेजस्वी यादव तो मुख्यमंत्री बनने की घोषणा हो ही गया है। तो इसमें 18% और 17-18% मुस्लिम का क्या होगा फिर? मुसलमानों की जो, मैं तो पहले भी अभी प्रधान महासचिव है राजद के अब्दुल बारी सिद्दीकी साहब, पूर्व मंत्री हैं बिहार सरकार के, उनसे भी मैंने बात किया, और मैं लगातार इन सवालों पर लोगों से जवाब लेता हूँ। आरजेडी के जो बड़े बड़े लोग हैं, तो कहीं ना कहीं इस बार जो है राजद ने मुस्लिम जो सीटों का जो रेशियो था, टिकट का रेशियो, वो कम किया है। दरभंगा में ही पिछले बार 3 उम्मीदवार थे मुसलमान, जाले, केवटी और उसके बाद गौराबोरा, लेकिन इस बार महागठबंधन की ओर से सिर्फ एक उम्मीदवार है। अफसोस की बात है कि महागठबंधन ने सिर्फ एक उम्मीदवार दिया है मुसलमान, पूरे दरभंगा में 7-10 सीट है, 10 सीट में से एक है, वो भी फातमी साहब का लड़का है, उनको हम लोग जो है उस गिनती में लेवे नहीं करते हैं।
तो कहीं ना कहीं ये जो मामला हुआ है कि आपने कहा कि डिप्टी सीएम का अनाउंस हो गया, सीएम का अनाउंस हो गया, लेकिन मुसलमान कहाँ जाएगा? तो मेरा ये मानना है, जो हम लोगों ने जो बात किया है, तो बिहार में 3 डिप्टी सीएम बनेंगे अगर सरकार आती है इंडिया अलायंस की। तो 3 डिप्टी सीएम में एक होगा पिछड़ा का बेटा, एक होगा अति पिछड़ा का बेटा सीएम भी, और एक होगा मुस्लिम जो डिप्टी सीएम होगा, और एक होगा दलित जो कि डिप्टी सीएम होगा। यानी 3 डिप्टी सीएम होंगे, एक होगा पिछड़ा, एक होगा दलित और एक होगा मुस्लिम, और एक डिप्टी सीएम जो होंगे और सीएम जो होंगे तेजस्वी यादव, वो पिछड़ा का बेटा होंगे। तो ये चीज होना है, लेकिन अभी अनाउंसमेंट सिर्फ 2 का हुआ है। लेकिन मेरा मानना ये है, मुझे जो जहां तक लग रहा है, उम्मीद है कि जीत जब इंडिया अलायंस की सरकार बन जाएगी, उसके बाद एक मुसलमान को डिप्टी सीएम जरूर बनाना चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता है तो साफ तौर पर लगातार आरजेडी जो है मुसलमानों के साथ धोखा करेगी, छलावा करेगी। तो इसका खामियाजा अगली बार भुगतना पड़ेगा आरजेडी को। हालांकि आप देख रहे होंगे आज भी आरजेडी से मुसलमान कहीं ना कहीं नाराज है, लेकिन एक बार फिर से तेजस्वी यादव की तरफ टुकटुकी लगाए मुसलमान ये उम्मीद कर रहे हैं कि इस बार तेजस्वी यादव मुसलमानों के हित में कोई ना कोई अच्छा कदम उठाएगी। और अगर ऐसा नहीं होता है, अगर आप मुकेश सैनी, जिसका कोई जनाधार नहीं है, कोई वजूद नहीं है मुकेश सैनी का, उसको अगर आप डिप्टी सीएम बनाते हैं, उसके बावजूद अगर किसी मुसलमान को अच्छा ओहदा नहीं देते हैं, बिहार के 18% मुसलमान को, तो अगली बार साफ तौर पर तेजस्वी यादव को इसका खामियाजा खुले तौर पर भुगतना पड़ेगा। इसकी गारंटी मैं लेता हूं। अगर डिप्टी सीएम के तौर पर किसी मुसलमान को अगर नहीं चुना गया सरकार बनने के बाद, तो इसका खामियाजा साफ तौर पर तेजस्वी यादव को, आरजेडी को अगली बार मुसलमान के जरिए भुगतना पड़ेगा। क्या मतलब अभी बिहार विधानसभा में चुनाव में अभी भी ग्राउंड जीरो पे जाति पे वोटिंग हो रही है? बिल्कुल होती है, बिहार है, और मैं साफ तौर पर ये बात कहता हूँ कि बिहार में जाति मायने रखता है और धर्म भी मायने रखता है। तो बदलाव नहीं चाह रही है? बदलाव चाह रही है। बदलाव तो 20 साल से जनता त्रस्त हो गई भाई सरकार से। ठीक है, आपने पुल पुलिया दिया, रास्ता दिया, लेकिन इनफ नहीं ना ये। सिर्फ पुल पुलिया सड़क से नहीं ना हो जाएगा। महंगाई देखिए आप, बेरोजगारी है सबसे बड़ी बात। तो भी हमारा देश युवा प्रधान देश है, हमारे देश में सबसे ज्यादा युवा नौजवान है, और नौजवान को क्या चाहिए? रोजगार चाहिए। कई नौजवान शादी नहीं कर रहे हैं नौकरी के आस में, कई नौजवान शादी करके फंस चुके हैं क्योंकि वो बेरोजगार पड़ा हुआ है। कोई कई सपने लिए हुआ है, कई तो ऐसे हैं जिनकी गर्लफ्रेंड अभी है उनकी, लेकिन जो है उनका रोजगार नहीं लगा हुआ, तो बेचारे शादी नहीं कर पा रहे। तो हमारा देश जो है युवा प्रधान देश है, यहाँ रोजगार सबसे बड़ा मुद्दा है। तो बिहार में बेरोजगारी की कमी नहीं है। आप जानते हैं इस बार जो है छठ में 12,000 स्पेशल ट्रेन चलाया गया लोगों को अपने गांव लाने के लिए, क्योंकि बिहार का सबसे बड़ा पर्व जो है छठ है। मैं ये कह रहा हूं कि आप ट्रेन देने के बजाय बिहार में फैक्ट्री दीजिए। अब लोग, गुजरात के लोग तो बाहर नहीं जाते होंगे नौकरी करने के लिए, गुजरात के लोग तो गुजरात में ही नौकरी करते होंगे, महाराष्ट्र के लोग तो बाहर नहीं जाते होंगे, दिल्ली के लोग तो बाहर नहीं जाते होंगे, पंजाब के लोग भी बाहर नहीं जाते हैं। बाहर कहाँ के लोग जाता है? सब जगह बिहार के लोग जाते हैं। बिहार के लोग जाते हैं। तो भाई मैं ये कह रहा हूँ कि बिहार के लोगों ने पूरे भारत को बनाया है। मेरा ये मानना है कि पूरे भारत में ही बिहार है और पूरे बिहार में ही भारत है, क्योंकि बिहार का एक एक इंसान भारत के एक एक कोने में मिल जाएगा आपको। भारत का कोई ऐसा कोना नहीं है जहां आपको बिहारी नहीं मिलेगा। तो भारत को बनाने में बिहारी का योगदान है, और बिहारी को बनाने में भारत का योगदान है, यानी दोनों बराबर है। लेकिन कहना यह है कि जो प्रदेश भारत को बनाने में इतना योगदान देता है, उस प्रदेश में फैक्ट्रियां क्यों नहीं लगेगी? उस प्रदेश में रोजगार का साधन क्यों नहीं होगा? उस प्रदेश में युवा बेरोजगार क्यों घूमेंगे? उस प्रदेश में लोग शिक्षा के लिए क्यों तरसेंगे? हमारा ही प्रदेश ऐसा है जो भारत में सबसे ज्यादा आईपीएस आईएएस देता है, लेकिन उसके बावजूद हम लोग पिछड़ा है, पीछे है। एजुकेशन में, रोजगार में, पढ़ाई लिखाई में, शिक्षा में, महंगाई में, सब चीज में हम लोग पीछे हुए हैं। तो लोगों को समझना होगा कि भाई अब जो है ठीक है, धर्म पर आप राजनीति करते हैं, जात पर करते हैं, लेकिन 20 साल हो गया। अब आपको चाहिए कि रोजगार पर, महंगाई पर, पलायन पर, इन चीजों को देखते हुए वोट करना चाहिए। अच्छा, तो इस बार बीजेपी की सरकार जो है, क्या लग रही है कि चेंज होगी? अभी तो हाँ या ना कहना मुश्किल है। मैंने तो पहले कह दिया, तेजस्वी यादव या राहुल गांधी को जितना मेहनत करना चाहिए वो लोग उतना मेहनत नहीं कर रहे हैं भाई। तेजस्वी यादव हेलीकॉप्टर आने का इंतजार कर रहे हैं, तेजस्वी यादव जो है मौसम अच्छा होने का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन वही उल्टा जब आप बीजेपी की तरफ जाइएगा तो बीजेपी वाले तो कहते हैं बारिश होगी, आंधी होगी, तूफान आवे, हम तो डोर टू डोर जाएंगे ही। तो भाई जो लोगों से मिलेगा उसको फायदा होगा, साफ तौर पर जो लोगों से मिलेगा उसको फायदा होगा। उत्तर प्रदेश या फिर हरियाणा या फिर महाराष्ट्र, तमाम जगहों के सांसद, पूर्व सांसद, विधायक, पूर्व विधायक, एमएलसी, तमाम लोग बिहार में कैंप कर रहे हैं भाजपा की ओर से। लेकिन आरजेडी के लोग क्या कर रहे हैं? तेजस्वी यादव को देख लीजिए, वो बारिश रुकने का वेट कर रहा है, वो मौसम साफ होने का वेट कर रहा है।
तो भाई आप जिस चीज का वेट कर रहे हैं वो खामियाजा आपको 14 को भुगतना पड़ेगा, वरना आप नंगे पैर निकलिए, रोड पर आइए, कीचड़ और कीचड़ पानी बारिश मत देखिए। आपको वक्त है कि रोड पर उतरने के लिए आप हेलीकॉप्टर का इंतजार मत कीजिए भाई, आप जो भी मिल रहा है आपको, जैसे ही मिल रहा है आपको निकल आइए आप। तो जाहिर सी बात जो मेहनत करेगा उसको फल मिलेगा।